हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये फिल्म आई थी 1985 में और इस फिल्म का नाम था आखिर क्यों। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा एक एक सच्चाई पर आधारित है कि किस तरीके से जब एक पति अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करता है तब किस तरीके से वो अपनी बेवफाई को छुपाता है, और जब एक पत्नी उसकी बेवफाई के साथ समझौता नहीं करती है तब उसको किस तरीके से क्या क्या मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। और फिर उसका पति बजाय उस चीज़ के रिग्रेट करने के वो पत्नी पर ही 10 बातें पलटवार करके उसे चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन जब पत्नी रिवोल्ट करती है तब वो अपनी पत्नी को ना ही घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है बल्कि उसकी गोद से उसका बच्चा भी छीन लेता है। और फिर उसके बाद बजाय उसकी पत्नी भी उसके इस व्यवहार का मुंह तोड़ जवाब देकर जब घर से निकलती है तो कितनी तकलीफ़ों का सामना कर कर वो खुद को बनाती है, इस लायक बनाती है कि वो अपने दम पर अपनी एक पहचान बना सके। तो कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट पर ये बनी ये फिल्म थी, जिसमें थी स्मिता पाटिल, टीना मुनीम और राकेश रोशन। और इस फिल्म को बनाया था जे ओम प्रकाश ने, और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था राजेश रोशन ने। बहुत कम लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं कि जो जे ओम प्रकाश हैं वो राकेश रोशन के ससुर हैं, यानी कि जो राकेश रोशन की जिनसे शादी हुई है उनके वो पिता हैं। यानी कि जो उनकी पत्नी है पिंकी रोशन, वो जे ओम प्रकाश की बेटी हैं। अब मैं यहाँ बात करूँगी पिंकी रोशन के बारे में। पिंकी रोशन एक बहुत ही डिसेंट स्टार वाइफ रही हैं। कभी भी उनके बारे में कोई बात कभी भी सुनने को नहीं मिली है। वो बात अलग है कि उनके बच्चे आए दिन न्यूज़ में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो एक काफ़ी डिसेंटली चीज़ों को मेंटेन करती हैं। काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर वो कॉन्शियस हैं, और इस उम्र में भी जो हैं वो अच्छा खासा जिम करती हैं। अपने बेटे के साथ उनकी तस्वीरें भी आती हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी लगी थी कि सन 2020 में जब सुशांत का मैटर आया था तब उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि भाई राजे का बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर बार राजा ही बने, क्योंकि हर तरफ नेपोटिज्म हाय हाय चल रहा था। तो आप सोचिए, पिंकी रोशन खुद एक बड़े परिवार की बेटी है जिसकी शादी होती है एक फिल्म डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर एक्टर के साथ, राकेश रोशन के साथ, और फिर आगे जाकर उनका खुद का बेटा भी ऋतिक रोशन इंडस्ट्री में नाम बनाता है। उसके बावजूद भी वो इस चीज़ में भाग ले रही हैं, वो सुशांत की डेथ पर अफसोस जता रही हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे उनकी अच्छी लगी थी। बट वही वाली बात है कि वो और स्टार वाइफ जितनी पावरफुल या एटीट्यूड वाली बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अपने बच्चों का बहुत स्ट्रगल देखा है। चाइल्डहुड में जो हेल्थ स्ट्रगल ऋतिक रोशन को रहा, फिर उसके बाद उनकी बेटी के कितने हेल्थ इश्यूज़ रहे, फिर पर्सनल लाइफ में भी उनकी बेटी को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, डिवोर्स हो गया। फिर उनकी जो बेटी हैं यानी कि नातिन हैं, वो अपने फादर के साथ रहती है। उनके फादर ने भी दूसरी शादी कर ली, वो भी जिससे शादी करी है वो भी एक ज़माने में टेलीविज़न एक्ट्रेस हुआ करती थी। आजकल तो वो नहीं दिखती हैं, उनसे उनको एक बेटा भी हो चुका है। और फिर जो ऋतिक रोशन की जो बहन है सुनैना रोशन, वो भी कुछ ना कुछ तरीके से हमेशा न्यूज़ में रही। उन्होंने फिर डिवोर्स के बाद दोबारा शादी की और वो शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही। तो बहुत कुछ इमोशनल ट्रॉमा पिंकी रोशन ने भी देखा। फिर ऋतिक का डिवोर्स हुआ, और ऋतिक का भी डिवोर्स जो भी हुआ, जो भी वजह रही, जो सबसे बड़ी बात थी कि जो सुजैन थी उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि जो सुजैन थी वो भी एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके फादर भी एक्टर रह चुके हैं, और जो फादर के ब्रदर हैं फिरोज़ खान, संजय खान, ये दोनों ही बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम बना चुके हैं। तो वो जानती हैं कि एक स्टार वाइफ की लाइफ क्या होती है। एक
स्टार वाइफ की लाइफ जितनी हैपनिंग दिखती है उतनी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा कर्ज वाली लाइफ होती है, बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि ये स्टार वाइफ्स के पास पैसा नहीं होता है इसीलिए इनको समझौते करने पड़ते हैं। कई ऐसी भी स्टार वाइफ्स हैं जो खुद एक बड़े अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, बट उनको अपने बच्चों के लिए समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन सुज़ैन ने समझौता नहीं किया, वो अलग हो गई हैं। हालांकि मैं उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करती कि तलाक लेने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ को सिंगल हैंडेडली मेंटेन कर रही हैं, तो मुझे ज़्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट है होती। लेकिन उन्होंने भी अपना एक बॉयफ्रेंड बना रखा है जिसके साथ वो घूमती फिरती रहती हैं। अब वो ठीक है, अब वो बॉयफ्रेंड उनको ऐसा क्या देता है या क्या उनके साथ में वो व्यवहार रखता है जिसकी वजह से जितनी उनकी कहने को 13 साल की शादी थी ऋतिक के साथ में, 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो बॉयफ्रेंड उनको ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है जो वो हस्बैंड नहीं दे सका। मे बी शायद हो सकता है वो लॉयल हो सकता है वो पूरी अटेंशन देता हो। वो तो देखो अब सुज़ैन ही अच्छे से बता सकती है, लेकिन वो बताएगी नहीं। खैर ये तो थोड़ी सी बात हो गई ओम प्रकाश जी की बेटी और बेटी के परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में। तो अब मैं बात करूंगी वापस से इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म की जो कहानी होती है वो एक अमीर आदमी की होती है, अमीर लड़का होता है जो राकेश रोशन होता है, और उसकी आँखों के पेचे लड़ जाते हैं टीना मुनीम के साथ। लेकिन जब शादी की बात आती है तब जो राकेश रोशन हैं वो शादी करते हैं टीना मुनीम की कज़न से जो अनाथ होती है और जिनके साथ रह रही होती है। उसके खुद के पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन वो शादी करते हैं स्मिता पाटिल के साथ में। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई तुमने स्मिता पाटिल को क्यों चुना, वो तो एक सिंपल सी लड़की है, घरेलू सी लड़की है और उसका कोई आगे पीछे भी नहीं, तो राकेश रोशन कहता है कि भाई ऐसी जब मैं लड़की से शादी कर रहा हूँ तो वो कभी मुझ पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, जो मैं कहूँगा उसको जो मैं दिखाऊँगा वो मान के रहेगी, मेरे साथ लॉयल बन के रहेगी, एहसानमंद रह के बन के रहेगी। और फिर उसके बाद वो उससे शादी कर लेता है। उधर टीना मुनीम को पहले तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में जो है किसी भी तरीके से राकेश रोशन उसको धीरे धीरे अपने काबू में करने की कोशिश करता है। और फिर ऐसा वक्त आता है जब स्मिता पाटिल प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वही होता है कि बीवी प्रेग्नेंट होकर पेट पकड़कर बैठी है और इधर पति देव जो हैं वो बुला लेते हैं अपनी साली को, कहने को तो वो साली बुलाते हैं अपनी बीवी की सेवा के लिए, बीवी की देखभाल के लिए, बट एक्चुअल में ये जो सालियाँ होती हैं ना ये जीजा जी की सेवा करने को पहले आती हैं। वो बात अलग है कि नाम बहन का लगा देते हैं। तो बस वही होता है कि बीवी बच्चे को कोख में संभालने में रह जाती है, उधर जो साली है वो कब आधी घरवाली बन जाती है और आधी क्या पूरी घरवाली बन के जो है पूरे घर में कब्जा करने लगती है, बेडरूम तक पहुंच जाती है। और फिर जो पता चलता है स्मिता पाटिल को तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तब तक उसकी गोद में एक बच्ची भी आ चुकी होती है और जब वो अपने पति से कन्फ्रंट करती है तो एज़ यूजुअल पति अपनी गलती मानने के बजाय, पत्नी के आगे शर्मिंदा होने के बजाय, पत्नी के आगे सर झुकाने के बजाय वो पत्नी की ही पहचान पर सवाल उठाने लगता है कि तुम्हें अगर 4 लोग जानते हैं तो मेरी वजह से जानते हैं, तुम मिसेस हो, समझी। तो बस उसके बाद जो है स्मिता पाटिल जो ठान लेती है कि वो अब अपनी पहचान बना के रहेगी, वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेके जाना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पति उसे ले जाने नहीं देता। और फिर उसके बाद संघर्ष शुरू होता है स्मिता पाटिल का। स्मिता पाटिल जब घर से निकलती है तो ये ठानती है कि मुझे अपनी पहचान तो बनानी है, लेकिन अपनी इज्जत गवा कर पहचान नहीं बनानी है। मैं कुछ भी कर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। और वैसे ही वो फाइट करती रहती है और फिर धीरे धीरे उसके रास्ते खुलने लगते हैं, ऐसे खुलने लगते हैं कि वो अच्छा खासा नाम मीडिया प्रोफेशन में बनाने लगती है। और फिर उसकी मुलाकात होती है राजेश खन्ना के साथ में। राजेश खन्ना काफ़ी उनको पसंद करते हैं, काफ़ी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए एक गैरतमंद हमेशा आदमी एक ऐसी औरत के पीछे जाता है
जो वाक़ई अपने आप को सँभाल कर चलती है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि भई बहुत सारी गलतफ़हमियाँ लोग ले लेते हैं कि भई जो लड़कियाँ खुले मिज़ाज की होती हैं और अच्छे से रहती हैं, उनके पीछे लड़के आते हैं। नहीं, जो औरतें खुद को सँभाल कर रखती हैं, संजो कर रखती हैं, एक डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ़ को लेकर चलती हैं, मर्द उनके पीछे आते हैं। हालाँकि जो राजेश खन्ना थे, वो जेन्युइनली उनको पसंद करते थे। कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि भई मैं इससे शादी करूँगा तो मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा होगा। एक जेन्युइन तरीके से वो उसे पसंद करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, और फिर जो स्मिता पाटिल हैं वो अपनी सारी लाइफ की जो स्टोरी है वो उनको बताती है। और उधर जो है धीरे धीरे जो है अब टीना मुनीम ही पूरी तरीके से जो है राकेश रोशन की लाइफ में एंटर कर जाती है। वो उसकी बेटी को संभाल रही होती है स्मिता पाटिल की, क्योंकि एज़ यूजुअल अब जब उसे राकेश रोशन के साथ में रहना है तो फिर बेटी को तो संभालना ही पड़ेगा। और उधर जो है स्मिता पाटिल भी अपने करियर में नाम बनाती रहती है। हालांकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है और मिलती भी है, पर उसको बता नहीं पाती है कि वो इसकी माँ है। लेकिन फिर जो टीना मुनीम है वो मना कर देती है कि तुम अपनी बेटी से नहीं मिलोगे। और फाइनली फिर जब सिचुएशन आगे बढ़ती जाती है तब जो है स्मिता पाटिल एक पोजीशन पे पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात राकेश रोशन से होती है। और कहीं ना कहीं राकेश रोशन को भी रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया। उसने जिस औरत को कमज़ोर समझा, अबला समझा, वो औरत आज इतनी स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है और पैरों पे खड़ी है। उधर जो है बेटी बड़ी हो जाती है और फिर स्मिता पाटिल और राकेश रोशन की बेटी की शादी हो जाती है। और फिर उधर जो है राजेश खन्ना जो है वो फिर उनकी सारी ज़िंदगी की हकीकत जानने के बाद उनको अपना लेते हैं और उनको और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और फिर उनके साथ में अपनी लाइफ शुरू करने का फ़ैसला करते हैं। और स्मिता पाटिल भी उनको पसंद करती हैं। देखो, कोई भी जेन्युइन औरत उसी मर्द के पीछे जाएगी जो उसकी इज़्ज़त की इज़्ज़त करे, उसकी भावनाओं की इज़्ज़त करे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस फिल्म के गाने जो दिए थे वो राजेश रोशन, जो कि राकेश रोशन के भाई हैं, जो खुद एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कहो ना प्यार है के लिए गाने कंपोज किए थे, उन्होंने इस फिल्म के गाने कंपोज़ किए हैं। और इसके गाने काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गाना दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, ये गाना तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हुआ था। और बहुत सारे इसमें विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए गाना बनाया गया। कोमल है पर कमज़ोर नहीं, ये गाना भी काफ़ी अच्छा है। विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे रखा गया था। तो ओवरऑल ये पिक्चर काफ़ी अच्छी है और वाकई एक वाइफ को काफ़ी हल्के में लिया जाता है। स्पेशली हाउस वाइफ्स को काफ़ी ज़्यादा हल्के में लिया जाता है और भाई उनको समझा जाता है कि भाई ये तो घर संभालती हैं, ये तो बच्चे पैदा करती हैं, हम इनको पैसा ला के देते हैं, हम इनके सारे ऐशो आराम शौक़ पूरे करते हैं, इनको जब वो चाहिए, जैसी साड़ी चाहिए, जैसी चाहे ज्वेलरी चाहिए, हम इन्हें देते हैं। तो ये फिर हमारी अय्याशियों को बर्दाश्त करना भी फिर इनका जो है परम सिद्ध अधिकार है। परम सिद्ध अधिकार यानी कि इनका परम सिद्ध अवसर है, या कह लो फ़र्ज़ है कि हम मर्द जो मनमानी करेंगे इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हें पाल रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चंद ऐसी मजबूत नारियां होती हैं जो इस चीज़ के आगे झुकती नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो बेचारी कोई फैमिली उसकी थी नहीं स्मिता पाटिल की उस फिल्म में, तो उसने फ़ैसला कर लिया। नॉर्मली क्या होता है, घर परिवार यही समझाता है कि भैया तुम कहाँ जाओगी, कैसे करोगी, दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया बड़ी मतलबी है, दुनिया बड़ी ही डैश किस्म की है, तो तुम कैसे सरवाइव करोगी। और वाकई दुनिया होती ही ऐसी है और स्मिता पाटिल को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये देखिए, अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है और अपनी अपनी सबकी विल होती है, अपना सबका हिसाब होता है। तो खैर ओवरऑल ये फिल्म आप देखिएगा। और स्मिता पाटिल एक एक्ट्रेस के तौर पर बहुत ही अच्छी अभिनेत्री रह चुकी हैं। हालांकि
असल ज़िंदगी में तो उनका जो रिलेशन था, उनकी जो लाइफ थी, वो उनके उस कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट थी। जहाँ पर एक और वो एक स्टैंड लेती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि भाई आपकी लाइफ में एक दूसरी औरत कैसे आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी असल ज़िंदगी में वो एक इंसान की, एक शादीशुदा मर्द की लाइफ में दूसरी औरत के रूप में कैसे आ जाती हैं और कैसे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे आज उनका जो बेटा है प्रतीक बब्बर, वो काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहा है और काफ़ी रिलेशनशिप उनका और उनकी फैमिली के बीच का है, उसकी सच्चाई वो बता रहा है। ख़ास तौर पे अपने फादर के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, अपने स्टेप ब्रदर सिस्टर्स के साथ उनका क्या रिलेशन है, अपनी स्टेप मॉम के साथ में क्या रिलेशन है। हालांकि अब तक तो हमें लगता था कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा उसके लिए रिस्पेक्ट है उस बच्चे प्रतीक के लिए। जो भी था, जो भी सिचुएशन थी, उसको भूल कर ये लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं। बट ये तो भाई सब नाटक ही था। उसने तो अपना सरनेम तक प्रतीक ने चेंज कर लिया है। तो ये बातें आपको प्रतीक के इंटरव्यूज़ में काफ़ी देखने को मिलेंगी। तो खैर ये एक बड़ी अफसोस की बात है। स्मिता पाटिल एक अच्छी अभिनेत्री थी और बहुत कम वक्त उन्होंने बॉलीवुड में बिताया, लेकिन जितना भी उन्होंने बिताया बहुत ही शानदार उनको काम मिला और उन्होंने अपने हर रोल में एक ऐसी जान डाली है कि आज भी उनकी महक हमें हमें महसूस होती है जब हम उनकी फ़िल्में देखते हैं। तो स्मिता पाटिल के लिए कोई ऐसा मेरे मन में कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि असल ज़िंदगी में उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा विपरीत थी अपने जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया उससे। अब उसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीज़न है वो तो देखिए हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो बॉलीवुड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसके पीछे भी बहुत सारे राज छुपे होते हैं। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई प्रेशर होता है। तो खैर ये तो एक अलग सी बात है। और इस फिल्म में सभी पात्र काफ़ी आपको अच्छे लगेंगे, नेचुरल लगेंगे और काफ़ी अच्छी फिल्म है। और जे ओम प्रकाश जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो कि इनके ससुर भी हैं राकेश रोशन के, उन्होंने कई फिल्में अपने दौर में बनाई हैं और बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई हैं। उनकी एक और फिल्म के बारे में मैं अपने चैनल पे बात कर चुकी हूँ, जो कि अपनापन थी शायद, जिसमें रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित और जितेंद्र थे। मैं इसके बारे में भी अपने चैनल पर बात कर चुकी हूँ। तो काफ़ी जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रह चुके हैं और उनकी ये फिल्म है और काफ़ी अच्छी फिल्म है, ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ख़ास तौर पे एक विमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में क्या होता है वो आपको इस फिल्म से देखने को मिलेगा। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन मेरे मन में तो बहुत अलग है। मैं तो बहुत अलग देखती हूँ विमेन एम्पावरमेंट को। मैं समझती हूँ कि एक औरत को फाइनेंशियली, पर्सनालिटी वाइज डेफिनेटली अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। बाकी उससे भी बड़ा जो अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग, तो उससे भी ज़्यादा रखना चाहिए। पहले के हमारे ज़माने में जो चतरानियाँ होती थीं, अगर आप इतिहास का पन्ना पलटें तो अपने मृत शरीर तक का भी वो सोचती थी, इसीलिए वो अपने आप को जौहर कर लेती थी कि कोई उनके मृत शरीर के साथ भी कोई गलत हरकत ना कर सके। और आज जिस तरीके से महिलाएं अपने ही शरीर का एक नुमाइश करती हैं, अब ठीक है ये उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन आप एक और देखिए ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाएं, जवान महिलाओं ने किस तरीके से अपना दम दिखाया। और दूसरी तरफ आप ये सोशल मीडिया की जो ये महिलाएं हैं इनको देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नज़रें किसे इज्जत से देख रही हैं, ये सोशल मीडिया की तितलियों को या जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी फीमेल जवान थी, इनको आपकी नज़रें इज्जत से देखेंगी। तो ये पूरे का पूरा आप लोगों का डिसीजन है। देखिए, मैं तो, मेरी नज़रें किसे इज्जत से देखेंगी वो तो आप शायद मेरी बात को समझ ही गए होंगे। तो खैर ये छोटा सा मेरा एक वर्जन था, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ठीक है, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं तो विमेन एम्पावरमेंट को एक अलग नज़र से देखती हूँ और जो मैं देखती हूँ वो मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया।
खैर, ये बातें तो हो गई। ये फ़िल्म यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इसे एंजॉय कीजिएगा और अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी, और आपने ये फ़िल्म देखी थी तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, या अभी तक आपने ये फ़िल्म नहीं देखी है और अगर ये आपको लगता है ये वीडियो मैंने ऐसी बनाई है कि ये औरों के काम आ सके, तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल सही लग रहा है तो ऑफ़ कोर्स इसको भी सपोर्ट कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, और अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।